आपको बताऊंगा एंजल इन्वेस्टिंग क्या होती है और इसका नाम एंजल इन्वेस्टिंग क्यों पड़ा है। तो एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो स्टार्टअप्स में बहुत अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं। जब स्टार्टअप बहुत छोटा है, उसका आइडिया स्टेज पे है, सिर्फ आइडिया है उसके पास, उसका बिजनेस काफ़ी बड़ा नहीं हुआ है, उस टाइम पे वीसी लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे एंजल इन्वेस्टर आते हैं बिल्कुल फरिश्ते की तरह और वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। और स्टार्टअप में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, उसको बहुत तरह से स्टार्टअप को हेल्प भी करते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो जिनके पास मार्केटिंग का एक्सपर्टाइज है, तो मार्केटिंग फील्ड में वो स्टार्टअप को हेल्प करते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स नेक्स्ट फंडरेज के लिए स्टार्टअप्स की हेल्प करते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स हायरिंग में मदद करते हैं। तो इस तरह से जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ स्टार्टअप को अर्ली स्टेज में फंडिंग ही नहीं देते हैं, उसको बहुत तरह से हेल्प भी करते हैं, इसीलिए उनका नाम एंजल इन्वेस्टर पड़ा है। पब्लिक मार्केट, आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा, उसको हम लोग पब्लिक मार्केट बोलते हैं। पब्लिक मार्केट और प्राइवेट मार्केट, जिसको एक तरह से स्टार्टअप्स बोल सकते हैं आप। तो पब्लिक मार्केट्स और प्राइवेट मार्केट्स में बहुत डिफरेंस होता है, जैसे रिस्क और रिटर्न्स में बहुत डिफरेंस होता है। पब्लिक मार्केट में तो आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको यदि साल में 20% रिटर्न मिल गया तो आप बहुत खुश होंगे, राइट। जबकि स्टार्टअप्स में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, तो वो मल्टीपल्स में बात करते हैं कि कुछ एंजल इन्वेस्टर्स आपको बताएंगे कि मेरा इन्वेस्टमेंट 5 साल में 10 टाइम्स हो गया। कुछ इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि मेरा 10 साल में 50 टाइम्स हो गया। तो एंजल इन्वेस्टर्स इस तरह से मल्टीपल्स में बात करते हैं। और आप यदि एनुअल रिटर्न की बात करें तो एंजल इन्वेस्टमेंट में आपको एनुअल रिटर्न 30, 40, 50% एनुअल रिटर्न मिल सकता है, लेकिन उसी टाइम पे इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट लेने के बाद फिर फ्लॉप हो जाते हैं और डूब जाते हैं, तो आपका पैसा भी डूब जाता है। तो रिस्क ज़्यादा है और रिटर्न अच्छा होने की भी संभावना ज़्यादा है। तो इस तरह से पब्लिक और प्राइवेट मार्केट में बहुत डिफरेंस है। प्राइवेट मार्केट्स में लिक्विडिटी का भी बहुत अंतर होता है। जैसे पब्लिक मार्केट में आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, राइट, और आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन आपने किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया तो उसके बाद आप उसमें से एग्ज़िट करना चाहते हैं, तो जब आप एग्ज़िट करना चाहते हैं तब आप उसमें से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट एग्ज़िट अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा अवेलेबल नहीं होती है। जब स्टार्टअप बहुत बड़ा हो जाता है और स्टार्टअप में बड़े वीसीज इन्वेस्ट करने लगते हैं, उस टाइम पे कुछ इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है कि वो सेकेंडरी के थ्रू अपना स्टार्टअप एग्ज़िट कर लें, इन्वेस्टमेंट एग्ज़िट कर लें, और उस तरह से उसको एग्ज़िट मिल जाती है। तो लिक्विडिटी की भी काफ़ी डिफरेंस है पब्लिक मार्केट में और प्राइवेट मार्केट में। लिक्विडिटी जब चाहिए आप तब आपको नहीं मिलेगी प्राइवेट मार्केट में, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि एंजल इन्वेस्टर्स फरिश्ते की तरह आते हैं जब स्टार्टअप को कोई फंड करने के लिए रेडी नहीं होता है। तो बहुत अर्ली स्टेज में, जब स्टार्टअप आइडिया स्टेज में है या उसका बिजनेस काफ़ी ग्रो नहीं हुआ है, तब एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं और उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, फंड रेज साइज होता है, वो भी छोटा होता है। जब स्टार्टअप का बिज़नेस बढ़ने लगता है, उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट हो जाता है, उसका बिज़नेस ग्रो करने लगता है, रेवेन्यू होने लगता है, कभी कभी ब्रेक इवन भी हो जाता है, उसका रेवेन्यू और एक्सपेंस में ब्रेक इवन हो जाता है, तब जाके ग्रोथ स्टेज में आके वीसीज फंड इन्वेस्ट करते हैं। तो वीसीज फंड जब इन्वेस्ट करते हैं जब स्टार्टअप का बिज़नेस एक लाइन पे आ चुका है और वीसी फंड के इन्वेस्टमेंट को लेकर के स्टार्टअप बहुत ग्रो कर सकता है। उस स्टेज में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है एंजल इन्वेस्टमेंट के बाद, उसको सीरीज़ ए इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ आर्टिकल्स में कि ये स्टार्टअप ने इस वीसी फंड से सीरीज़ ए इन्वेस्टमेंट उठाया। उसी तरह से सीरीज़ ए इन्वेस्टमेंट के बाद फिर सीरीज़ बी होती है, सी होती है, और ऐसे बढ़ता रहता है। और हर एक राउंड में वो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट का जो साइज़ है, फंड रेज का साइज़ है, वो भी बहुत बढ़ता रहता है। मतलब लोग डॉलर्स में बात करते हैं सीरीज़ ए बी सी में 2 मिलियन, 5 मिलियन, 20 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसा कर करके स्टार्टअप फंड रेज करती रहती है। और जब स्टार्टअप बहुत बड़ा हो जाता है, जब वीसी फंड भी अपना एग्ज़िट लेने की सोचते हैं, तब जाके कभी स्टार्टअप आईपीओ करता है। आपने जोमेटो का आईपीओ सुना ही होगा, और बहुत सारे स्टार्टअप्स जो आईपीओ गए हैं। तो
उस आईपीओ में सबको एग्जिट मिल जाता है, एंजल इन्वेस्टर्स को भी एग्जिट मिल जाता है, वीसीज को भी एग्जिट मिल जाता है। तो वो स्टार्टअप का एक तरह से लास्ट स्टेज है। ऑफ कोर्स आईपीओ के बाद भी कंपनी चलती रहती है, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो स्टार्टअप का जर्नी वहाँ पे एक तरह से समाप्त हो जाता है और सारे इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिल जाती है। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। यदि आप एंजल इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपने मन बना लिया है कि हाँ मुझे एंजल इन्वेस्टिंग करनी है, मुझे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, तो आप कैसे करोगे इन्वेस्टमेंट, राइट? तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड सर्किल में पूछते हैं, या फ्रेंड सर्किल में आपका कोई फ्रेंड आता है, वो नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है, तो आपके पास आएगा कि मुझे फंडिंग चाहिए, और आपको अच्छा लगा, आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। ये ठीक है, लेकिन इससे आप स्केल नहीं कर पाएंगे, आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएगी। तो आप एक जैसे letsventure.com प्लेटफॉर्म है, तो उसमें आप रजिस्टर करो, तो उसमें आपको न सिर्फ आपके लोकल सर्कल से इन्वेस्टमेंट मिलेगा क्योंकि बल्कि आपको पूरे इंडिया की बेस्ट स्टार्टअप्स, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मिलेगी। तो उससे क्या होगा कि आपका डील फ्लो, आपकी डील क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप उसमें आसानी से अच्छे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि स्टार्टअप में जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं शुरू में, तो आपको एक कॉर्पस बना के रखना चाहिए कि जैसे 25 से 50 लाख के बीच में आपने ईयर मार्क कर दिया कि इतने फंड्स मुझे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने हैं। और ये आप 1 साल में नहीं, बल्कि 3, 4, 5 साल में आप ये सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो और एक स्टार्टअप में आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका एक पूरा पोर्टफोलियो बन जाएगा 10-15 स्टार्टअप्स का। तो इससे क्या हुआ कि आपका डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा हो जाएगा। एक स्टार्टअप अच्छा नहीं कर रहा है तो कम से कम आपको दूसरे स्टार्टअप से अच्छा रिटर्न मिलने के बाद आपको पोर्टफोलियो लेवल पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो टिपिकली क्या होता है कि आपका 10-15 स्टार्टअप्स का पोर्टफोलियो है, तो आपको 3-4 स्टार्टअप्स शायद उसमें शट डाउन हो जाएं। 3-4 स्टार्टअप्स में आपको 2x, 3x, 4x, 5x रिटर्न मिले। 2-3 स्टार्टअप में शायद आपको 10x, 50x रिटर्न मिले। तो इससे क्या होगा कि सारे पोर्टफोलियो लेवल पे आपको डिसेंट रिटर्न मिल जाएगा। तो इसलिए आप वो कॉर्पस बना करके रखिए और एक पोर्टफोलियो 10-15 स्टार्टअप्स का बनाने के लिए सोचिए, तभी आपको मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट और रिटर्न मिलेगा। तो आपने सपोज़ इतने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर लिया और उसके बाद आपको पता नहीं चल रहा है कि ये स्टार्टअप का ग्रोथ कैसा हो रहा है, या फिर उसका नेक्स्ट राउंड कब हो रहा है, या उसका अभी करंट स्टेटस क्या है। तो हम लोग letsventure.com पे जैसे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हम लोग क्वार्टरली परफॉर्मेंस देंगे स्टार्टअप्स का। स्टार्टअप्स का करंट मैट्रिक्स क्या है, उसका इम्पोर्टेंट बिजनेस मैट्रिक्स क्या है, उसका रेवेन्यू कैसे ग्रो हो रहा है, और उसका एक्सपेंस कैसे ग्रो हो रहा है। तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी, तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि हाँ ये स्टार्टअप मेरा अच्छा कर रहा है। आप यदि वो स्टार्टअप नेक्स्ट फंड रेज कर रहा हो और आपको यदि प्रो रेटा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप उसमें फिर डबल डाउन कर सकते हैं, आप उसमें फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं जब स्टार्टअप अच्छा कर रहा है। तो ये सब जानकारी मिलने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में बहुत टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं पैसिव इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे letsventure.com पे बड़े बड़े लीड सिंडिकेट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं स्टार्टअप्स को डील सोर्सिंग करने के लिए। तो ऐसे लीड सिंडिकेट्स को मैं बैक करता हूँ, और उनका जब भी नया डील आता है तो मैं उसको इवैल्यूएट करता हूँ और उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ और तब उसमें इन्वेस्ट करने का डिसाइड करता हूँ। लेकिन स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए और भी कई तरीके हैं। जैसे कुछ इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि उनका कोई सेक्टर में एक्सपीरियंस है, जैसे मैं फिनटेक में बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं फिनटेक सेक्टर के जितने सारे स्टार्टअप्स हैं मैं उनको आसानी से इवैल्यूएट कर सकता हूँ और मैं उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सकता हूँ। तो मैं ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करूँगा। कुछ लोग अपना अलग बहुत स्पेसिफिक थीसिस भी बनाते हैं कि मैं ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करूँगा जो टियर 2, टियर 3 टाउन्स में एडटेक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या फिर हेल्थ केयर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या फिर
किराना स्टोर्स को डिजिटल सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो ऐसा स्पेसिफिक थीसिस बना करके भी आप सोच सकते हैं कि मैं सिर्फ इसी स्टार्टअप में इसी थीसिस के बेसिस पे इन्वेस्ट करूँगा। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। तो आप ये बहुत सारा तरीका अपना सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन सबसे आसान तरीका जो मैंने अपनाया है वो है कि प्रोफेशनल लीड इन्वेस्टर्स को बैक करना, उनका प्रोफाइल देखना कि हाँ उन्होंने पास्ट में उनका इन्वेस्टमेंट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, शायद उनको एग्ज़िट मिला है कि नहीं, और उनको मिला है तो उनको बैक कीजिए और उनके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए।